ठीक है, साउंड चैप्टर पे आते हैं. साउंड चैप्टर इज द लास्ट चैप्टर. तो इसके बाद हो जाएगा सिलेबस. साउंड चैप्टर 9th में भी था ना, तो 9th. तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है. दिस इज द फर्स्ट थिंग टू नो. एंड साउंड इज ऑल्सो showing the property of reflection. Sound also shows the property of reflection. For example, it's a hard surface and this is a sound which is coming like this. So यहाँ पे sound is showing the property of reflection. So we'll follow the law of reflection. Laws of reflection क्या होते हैं? हाँ, angle of incidence is equal to angle of reflection. Reflection. What is angle of incidence? हाँ, इंसिडेंट रे. तो ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है. नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस. ठीक है, ये नॉर्मल है. तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज गोना बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जैसे ये रिफ्लेक्शन है तो ये तो फर्स्ट लॉ है. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. व्हाट इज सेकंड लॉ? This is incident ray, this is reflected ray, and this is point of incidence. Incident ray, reflected ray, and this is point of incidence. All three lie on the same plane. तो ये सेम प्लेन है. इस प्लेन का नाम है एक्स वाई प्लेन. इसको अगर मैं एक्स वाई प्लेन कह दूँ, जैसे उस कॉर्नर को देखो तो कॉर्नर पे देयर आर थ्री प्लेन्स मीटिंग विद ईच अदर ना. उस कॉर्नर, किसी भी कॉर्नर पे देखो तो देयर आर थ्री प्लेन्स मीटिंग विद ईच अदर. एक ये वाला प्लेन है, एक ये वाला प्लेन है और एक ऊपर वाला प्लेन है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे एक प्लेन पे होगी और रिफ्लेक्टेड रे दूसरी प्लेन पे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसी और प्लेन पे. अगर ऐसा है तो फिर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अप्लाई नहीं कर पाएंगे. ये तीनों सेम प्लेन में होने चाहिए. जैसे इस वाइट बोर्ड का जो प्लेन है इसी प्लेन पे ये तीनों है, देन वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. सो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, all three lie on the same plane. So this is the laws of reflection. तो ये जो साउंड होता है ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है. बट लाइट में क्या होता है कि अगर इफ लाइट हैज़ टू फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देन ये जो सरफेस होना चाहिए ना बहुत स्मूथ होना चाहिए. प्रैक्टिकली ये मिरर होना चाहिए. मिरर, अगर मिरर है तो फिर ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा. बट साउंड के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ऐसा कोई स्मूथ होना चाहिए. दिस सरफेस हैज़ टू बी हार्ड so that the sound should not be absorbed. ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे मटेरियल होते हैं जो साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, स्टूडियो वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, है ना. तो साउंड प्रूफ मटेरियल होते हैं. तो बट ये हार्ड सरफेस होना चाहिए कि साउंड को रिफ्लेक्ट करे. और ये सरफेस काफ़ी बड़ा होना चाहिए. एटलीस्ट इतना तो बड़ा होना ही चाहिए कि जितनी भी वेवलेंथ है ना, साउंड की जो भी वेवलेंथ है उससे बड़ा होना चाहिए. एटलीस्ट इतना बड़ा होना चाहिए. तो फिर ये आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर आती है. और इसका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम लोग ने किया होगा कभी, नहीं लोनावला में होता है ऐसा, एको होता है वहाँ पे इस तरह के. तो आप पहाड़ों पे खूब ज़ोर से चिल्लाते हो और फिर अपनी ही आवाज़ थोड़ी देर बाद सुनते हो. तो एको इज़ द एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, लाइक दैट. तो इसके लिए सरफेस काफ़ी बड़ा होना चाहिए. जैसे जंगल में जाकर के अगर ऐसे चिल्लाओगे तो फिर आपको रिफ्लेक्शन सुनाई नहीं देगा क्योंकि साउंड रिफ्लेक्ट होके आ ही नहीं रही है ना. तो सरफेस इतना बड़ा होना चाहिए कि दैट शुड बी ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द साउंड. दैट्स इट. एंड सरफेस शुड बी हार्ड. अगर ये ऐसा कुछ हुआ कि साउंड एब्जॉर्व कर रहे हैं तो हम इको नहीं सुन पाएंगे. इको के लिए कुछ और भी छोटी छोटी बातें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे जो ये ईयर है ना, ईयर ऑर्गन की जो कैपेसिटी होती है वो ये होती है कि 0.1 सेकेंड तक ये किसी साउंड के सेंसेशन को होल्ड करके रख सकता है. 0.1 सेकेंड के बाद जो भी हम साउंड सुनते हैं वो फिर इस काइंड ऑफ डिसअपियर्ड. इसका मतलब ये हुआ कि जो एको है यानी जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो हमने जो बोला दैट इज द ओरिजिनल साउंड, दैट ओरिजिनल साउंड इज गोइंग एंड रिफ्लेक्टिंग बैक. तो जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो 0.1 सेकेंड के बाद ही हमारे कानों पे आना चाहिए. अगर वो 0.1 सेकेंड के पहले आ गया तो यानी कि वो ओरिजिनल साउंड के साथ ओवरलैप करेगा. दैट इज नॉट इको.
Echo is when we are able to hear the sound separately. Original sound should be separate and the reflected sound should be separately. ये दोनों साउंड अगर हम अलग अलग सुनते हैं देन इट्स एको, लेकिन अगर हम एक साथ सुनते हैं तो दैट्स नॉट एको. अंडरस्टूड ना? सो द साउंड रिफ्लेक्टेड साउंड शुड बी कमिंग टू आवर एयर्स आफ्टर 0.1 सेकेंड, तभी वो एको की कैटेगरी में आएगा. जब भी साउंड ट्रेवल करता है तो उस पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है. ऐसा नहीं होता साउंड ऊपर जा रहा है तो अभी वो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. तो साउंड पे ग्रेविटी का कोई असर नहीं पड़ता. इसलिए जो साउंड ट्रेवल करता है, जैसे लेट्स से दिस इज अ सोर्स ऑफ साउंड, तो यहाँ से मान लीजिए कोई साउंड प्रोड्यूस हुआ तो इट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन एंड विथ अ सेम स्पीड. तो व्हेन इट्स स्पीड इज सेम, it means that its speed is neither increasing nor decreasing. It means its acceleration is zero. जब स्पीड में चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा. तो इसलिए जीरो एक्सेलरेशन वाले जितने भी हमारे पास केसेस होते हैं, उन सभी केसेस में जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. जब हम छोटी क्लासेस में थे, 8th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में, तो आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो कि एक ट्रेन है वो 80 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और वो 3 घंटे तक चलती रही, तो अब वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? तो अरे वाह, तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस नहीं, करेक्ट. हाँ, उसको 80 इंटू 3, तो 3 आवर्स में वो कितना? 240. तो क्या किया? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्यों किया? क्योंकि वो सारे जो क्वेश्चंस थे ना उसमें हमेशा ये मान के चलते थे कि स्पीड इज कांस्टेंट. लेकिन जब बड़े हुए, जब 9th में गए, बड़े हुए मतलब 9th में आए, तो वहां पे एक और कंसेप्ट आया कि नहीं, स्पीड हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती, स्पीड कभी बढ़ती भी है, घटती भी है. जब स्पीड बढ़ती है तो उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, घटती है तो उसको क्या कहते हैं? रिटार्डेशन. तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या हो गया? हमारे लिए फॉर्मूला हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट, एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. मान लो एक्सेलरेशन है ही नहीं, थोड़े छोटी क्लास में चले जाते हैं, 8th में चले जाते हैं, मान लो एक्सेलरेशन है ही नहीं ट्रेन में, एज पर गिवन क्वेश्चन एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहे, तो अगर आपने a को 0 कर दिया तो s इज इक्वल टू यू टी. तो ये वही हो गया ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये वही फॉर्मूला है ना. तो इसलिए साउंड के केस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि साउंड पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है. साउंड की स्पीड ग्रेविटी की वजह से अफेक्टेड नहीं होती है. साउंड इज ऑलवेज ट्रेवलिंग विद द कांस्टेंट स्पीड. ऐसा करके हम इसको मान सकते हैं. तो s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि साउंड के केस में आप हमेशा v इज इक्वल टू स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज करेंगे. अब फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे एक केस लेते हैं, हम एको की बात कर रहे हैं, तो ये कुछ तो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसके हाथ में क्या है? इसके हाथ में क्या है? इसके हाथ में रिवॉल्वर है. अरे इसके हाथ में रिवॉल्वर है तो क्यों क्यों नहीं है? लाइसेंस है तो रिवॉल्वर है. अरे ये ठीक है, रिवॉल्वर है. अरे ये रिवॉल्वर यहाँ से शुरू, ये इसका हाथ. अरे ऐसे है ना, ये स्टिक मैन है ना ये. ठीक है, लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दिस पर्सन, बट इसके हाथ में बेसिकली क्या है? रिवॉल्वर है. तो और इसने फायर भी कर दिया. ठीक है, मतलब फायर कर दिया तो ठीक है, साउंड प्रोड्यूस हुआ. अब साउंड यहाँ पे गया, ठीक है, और फिर ये रिफ्लेक्टेड बैक, ये वापस भी आया, और इसने कहा कि हमने जो साउंड प्रोड्यूस किया उससे मैंने एको सुना. ठीक है, तो फिर हम ये मान लेते हैं कि अगर साउंड लौट के आया होगा तो 0.1 सेकेंड एटलीस्ट लगा होगा, एटलीस्ट इसको 0.1 सेकेंड साउंड को लगा होगा. तो ये डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस, लेट्स से ये डिस्टेंस पता नहीं कितनी है, d है फॉर एग्जांपल. तो साउंड यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया और यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, यानी a टू b और b टू a, तो उसको कितना टाइम लगा? और साउंड की स्पीड ले लेते हैं, कितनी ले लें साउंड की स्पीड? 330, 340 लेते हैं, 340 एयर में ना, 340 लेते हैं. तो v इज इक्वल टू साउंड की स्पीड ले लेते हैं 340 और टाइम ले लेते हैं 0.01 सेकेंड. तो आप d कैलकुलेट करके बताओगे क्या कितना आ रहा है? 0.01. d कैलकुलेट करके बताओगे क्या कितना आ रहा है? अच्छा 0.1 है क्या? ओके 0.1 कर.
ठीक है 0 पॉइंट। अभी इसको टाइम डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। हाँ कितना आ रहा है डिस्टेंस 30 आ रहा है 34 नहीं 34 नहीं आएगा 34 डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है। हाँ डिस्टेंस क्या होता है तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है डिस्टेंस 2d है ये d है और ये भी d है तो 0.1 सेकेंड तो इसको यहां से यहां तक जाने में और यहां से यहां तक आने में लगा ना तो टोटल जो इसको टाइम लगा वो 0.1 सेकेंड है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2d और डिवाइडेड बाई t तो फिर 2d की वैल्यू आएगी वो आएगी v इंटू टी यानी 340। हाँ ये 0.1 सेकेंड ही था तो इसका आ गया 334 तो d इज इक्वल टू क्या हो गया 17 मीटर्स। ये मीटर पर सेकेंड में बात चल रही ना। सो d मतलब डिस्टेंस ये लीस्ट डिस्टेंस है लीस्ट डिस्टेंस है ऑब्स्टेकल की या इस वॉल की जिससे इस ऑब्जर्वर को खड़े होना पड़ेगा एटलीस्ट 17 मीटर पे खड़ा होना पड़ेगा इस ऑब्जर्वर को। दिस ऑब्जर्वर हैज टू बी पोजीशन हिमसेल्फ एट लीस्ट 70 मीटर टू हियर द एको। अगर ये इसके पास में आ गया 17 मीटर से भी क्लोजर आ गया देन जो ओरिजिनल साउंड है मतलब रिवॉल्वर का जो ओरिजिनल साउंड है और जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो दोनों ओवरलैप करेंगे। इन दैट केस ही विल नॉट बी एबल टू हियर द एको। तो एको सुनने के लिए ऑब्जर्वर की और इस ऑब्स्टेकल की या रिफ्लेक्टेड सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए लीस्ट डिस्टेंस वो 17 मीटर होनी चाहिए। हाँ मतलब दिस इज समथिंग कमिंग फ्रॉम द मे बी एक्सपेरिमेंट विच हैज बीन डन ऑन लाइक ह्यूमन बॉडी का जो एक कैपेसिटी होता है सेंसेशन को होल्ड करने का दैट इज 0.1 सेकेंड and then also you will be able to hear the echo. That's the reason we are saying that at least 0.1 second although at least 0.1 सेकेंड। बस अंतर इतना आएगा कि जैसे जितना आप दूर तक चलते चले जाओगे उतनी इंटेंसिटी जो होगी रिफ्लेक्टेड साउंड की वो कम होती जाएगी। बस इतना सा डिफरेंस आएगा बाकी तो हाँ यू विल बी एबल टू। और आगे अगर मान लो ये जो बंदा है ये क्या है दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये यहाँ पे ही इज स्टैंडिंग हियर और अभी भी इसके हाथ में रिवॉल्वर है अभी भी इसके हाथ में रिवॉल्वर है और ये जो पूरा सेटअप है ना दिस टाइम ये जो पूरा सेटअप है ये कहाँ पर है अंडर वाटर। सो दिस होल एक्सपेरिमेंट इज हैपनिंग अंडर वाटर। ये जो पूरा सेटअप है ये कहाँ पर है अंडर वाटर। अब इसने अगर रिवॉल्वर फायर किया तो रिवॉल्वर फायर करने के बाद लेट्स से दिस इज ही इज स्टैंडिंग एट डी डिस्टेंस और साउंड कितने समय बाद इसको सुनाई देना चाहिए एटलीस्ट 0 पॉइंट। तो टाइम यहाँ पे ले लेते हैं अभी इस पर्टिकुलर केस का डिस्कशन करें तो टाइम ले लेते हैं 0.1 सेकेंड और वेलोसिटी कितनी है 1400 मीटर पर सेकेंड। तो अभी हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस में आप 2d लेना ठीक है इसके बीच की डिस्टेंस को मैंने d कंसीडर किया ना तो d ट्रेवल करेगी और फिर रिफ्लेक्ट होकर के अगेन साउंड विल बी कमिंग बैक टू द ऑब्जर्वर। तो साउंड इज ट्रेवलिंग 2d डिस्टेंस तो यहाँ पे 2d की वैल्यू कितनी आ रही है 1400 इंटू 0.1 तो व्हाट इज d 70 मीटर्स ना 70 मीटर्स। तो अगर ये एक्सपेरिमेंट हम वाटर में करें तो ऑब्जर्वर की और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच की मिनिमम डिस्टेंस 70 मीटर होनी चाहिए टू हियर द एको। ठीक है ये कैलकुलेशन लिख लेना इसके बाद देन विल राइट एवरीथिंग। सो प्लीज राइट डाउन दिस कैलकुलेशन ये कैलकुलेशन लिख लेना। ये कहाँ पर है ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है एयर में और ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है वाटर में। सॉलिड में दिस इज अराउंड हाँ 5600 या 5400 समवेयर 5400 एग्जाम में देंगे क्या स्पीड एंड इसमें नहीं है 9th में था ये तीनों। और साउंड में भी ना डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा है।
उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा वेरी करती है. सो राइट डाउन द, लेट्स स्टार्ट राइटिंग. द फर्स्ट पॉइंट इज prerequisite for reflection of sound. Prerequisite for reflection of sound. Prerequisite for reflection of sound. Please close your book, otherwise you are distracted always. You are keep matching. मैच करना है डेफिनेटली, जो हम कर रहे हैं आपको मैच करना है, बट यहाँ पे नहीं, घर पे करना है. घर पे मैच करोगे. नहीं, यू राइट प्री रिक्विजिट. अच्छा, फिर प्री क्या कहते हैं, फिर लिख लो, क्या कहते हैं, प्री रिक्विजिट्स. अच्छा, इसकी स्पेलिंग नहीं, नेसेसरी कंडीशन लिख लो. फिर लिख लो, कंडीशंस नहीं है, सिर्फ एक ही कंडीशन है. कंडीशंस मत लिखना, या रिक्वायरमेंट लिख लो. रिक्वायरमेंट फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ऐसे लिख लो, रिक्वायरमेंट फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. अरे लिख देते हैं, ये देखो प्री रिक्विजिटर, देखो इसमें डरना क्या. मान लो लिखते लिखते ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएगा. प्री रिक्विजिट देखो, रिक्वायरमेंट या फिर कंडीशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. कंडीशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड के रिफ्लेक्शन की क्या प्री रिक्विजिट है, या क्या रिक्वायरमेंट है, या क्या कंडीशन. देखो, साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस मस्ट बी, size of reflecting surface must be, size of reflecting surface must be bigger than the wavelength of, size of reflecting surface must be bigger than the wavelength of sound wave. फिर लिखना, नेक्स्ट लिखो एको. तो ध्यान से, पहला जो अभी हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा है वो कंडीशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है. नाउ वी आर राइटिंग एको. तो इसमें लिखना, ओनली द साउंड हर्ड आफ्टर द ओरिजिनल साउंड हैज सीज्ड. ओनली द साउंड हर्ड आफ्टर द ओरिजिनल साउंड हैज सीज्ड. CEASED. Only the sound heard after the original sound has ceased is called an echo. Is called an echo. Is called an echo. अब देखो, रिफ्लेक्शन, साउंड रिफ्लेक्ट होके आ रही है, इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि फिर वो एको होगा ही होगा. साउंड रिफ्लेक्ट होके आ रही है, इसलिए जरूरी नहीं है कि वो एको होगा ही होगा. जैसे अगर मैं यहाँ से, जैसे इफ आई एम स्पीकिंग, तो ऐसा हो सकता है कि ये साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा हो, बट फिर भी हम सुन नहीं पा रहे हैं. हम सुन रहे हैं क्या, जैसे मेरी आवाज़ 2 बार आ रही है, यानी एक ही बार आ रही है, तो रिफ्लेक्शन हो भी रहा है, फिर भी हम एको नहीं सुन रहे. क्यों? क्योंकि एको की जो कंडीशन होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है. तो इसमें लगना कंडीशंस फॉर हियरिंग एको. कंडीशंस फॉर हियरिंग एको. फर्स्ट कंडीशन, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन the source of sound, the minimum distance between the source of sound and reflecting surface must be the minimum distance between the source of sound and reflecting surface must be 17 meters in air and कितना था, 70 नहीं 70 170 नहीं 70 मीटर इन वाटर. तो ऐसा करना, एयर में मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो चाहिए, 17 मीटर, और वाटर में मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो चाहिए, 70 मीटर. और इसको अगर शो करना होगा, शो दैट ये 70 मीटर होना चाहिए, तो आप कर सकते हो v = 2d/t से. फिर नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, द साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस must be large enough
The size of reflecting surface must be large enough as compared to the wavelength of the sound wave. The size of the reflecting surface must be large enough. The size of the reflecting surface must be large enough as compared to the wavelength of as compared to the wavelength of the sound wave. And the last condition is the intensity of sound should be good enough. The intensity of sound should be good enough hear the to hear the reflected sound to hear the reflected sound good enough to hear the reflected sound. So what does it mean? जैसे मैंने मेरे पास बाकी सारी कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई हो रही हैं. 17 मीटर से लार्जर डिस्टेंस पे एक बहुत ही हार्ड सरफेस है और जो कि बहुत बड़ा है, बट मैं यहाँ से धीरे से बोल रहा हूँ हेलो, तो कैसे इको सुनाई देगा? मतलब ये जाएगी, रिफ्लेक्ट होके आएगी, और रिफ्लेक्शन लेट्स से हो भी रहा हो अगर, तो भी उसकी इंटेंसिटी इन बिटवीन अगर लूज हो गई या उसकी इंटेंसिटी डिसअपियर या उसकी इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हो गई इन द मीडियम, इन दैट केस ऑल्सो आई एम नॉट एबल टू हियर द एको. तो इंटेंसिटी इतनी तो होनी चाहिए, इसलिए तो जोर से चिल्लाना पड़ता है एको सुनने के लिए. तो वैसे करके तो ये 3 कंडीशंस हैं. फिर नेक्स्ट लिखना यूजेस ऑफ एको. एको का क्या यूज है? तो कुछ नेचर में है एको के एप्लीकेशंस और कुछ हम अपने डे टू डे लाइफ में, या डे टू डे लाइफ में नहीं मतलब फॉर पर्टिकुलर पर्पज वी यूज द एको. तो नेचर में क्या है? व्हाट डू वी हैव इन नेचर द एप्लीकेशन ऑफ एको? बैट्स, डॉल्फिन्स. तो ये जब उड़ते हैं तो दे आर रिलीजिंग द नॉट साउंड, दे आर रिलीजिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स. अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं? हाँ हाँ 20 किलो हर्ट्ज. 20 किलो हर्ट्ज से जिसकी ऊपर फ्रीक्वेंसी होती है उनको ये रिलीज करती है. और ये जो खुद इनकी जो स्पीड होती है वो इस साउंड की स्पीड से काफ़ी कम होती है. तो इस साउंड के पास अच्छा खासा टाइम होता है, ये जाती है ऑब्स्टिकल से हिट करके अगेन. मेक सेंस? हाँ, साउंड चैप्टर के दिन, अगर साउंड चैप्टर के दिन इसमें आवाज़ आ गई तो क्या, ठीक है. या व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ. तो इसके पास इतना टाइम होता है, इस बैट के पास इतना टाइम होता है बिकॉज द स्पीड ऑफ द साउंड इज गुड इनफ, और इसकी साउंड काफ़ी कम होती है. तो ये ऑब्स्टिकल से हिट करती है, अगेन इट इज़ रिफ्लेक्टिंग बैक, एंड दीज एनिमल्स आर एबल टू सेंस कि ऑब्जेक्ट एक तो कितना दूर है और दूसरा कितना हार्ड है. तो अकॉर्डिंगली दे चेंज देयर डायरेक्शन. अब सुनने में तो ऐसा लग सकता है कि अरे इनका तो फ्लाई करना है या इनका उड़ना तो बहुत टफ होता होगा. पहले ये रिलीज करते होंगे, फिर वहाँ से आवाज़ आती होगी, फिर ये सेंस करते होंगे, फिर ये डिसाइड करते होंगे कि चलें कि ना चलें. तो वैसे इतना टफ नहीं होता है. इट्स वेरी सिमिलर लाइक हम कोई भी चीज़ सुनते हैं और इमिडिएटली वी रिस्पॉन्ड. तो ये उनके लिए वैसा होता है. तो ये नेचुरल है, नेचर में इनका ऐसा बनाया गया है. सिमिलर एक्सपीरियंस दैट और मे बी सिमिलर टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड बाय डॉल्फिन आल्सो. वो भी ये पता करने के लिए, या मे बी अदर एक्वेटिक्स एज वेल फॉर दैट रीजन. बट यहाँ पे 2 चीज़ें मेंशन है, एक तो बैट्स और एक डॉल्फिन. तो आप फर्स्ट लिख लेना, राइट ऑन द फर्स्ट स्टेटमेंट. बैट्स एंड डॉल्फिन्स, बैट्स एंड डॉल्फिन्स, bats and dolphins uses the process of sound ranging. Sound ranging इसी को कहते हैं. What is sound ranging? Sound ranging. Echo ranging क्यों कहेंगे? इस प्रोसेस को कहते हैं साउंड रेंजिंग. प्रोसेस ऑफ साउंड रेंजिंग. साउंड रेंजिंग मतलब ये अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करती हैं, वो रिफ्लेक्ट होकर के आती है, एंड दे सेंस इट कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है या ऑब्स्टेकल कितनी दूरी पर और कितना हार्ड है, कितना टफ है. हाँ, क्या कह रहे हो? इसको साउंड रेंजिंग कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं साउंड रेंजिंग. सो दे यूज द प्रोसेस ऑफ साउंड रेंजिंग टू डिटेक्ट देयर ऑब्स्टेकल. कौन है? बैट्स और डॉल्फिन्स. बैट्स एंड डॉल्फिन्स दे यूज द प्रोसेस ऑफ साउंड रेंजिंग to detect the obstacle, to detect the obstacle. I'm saying process is sound ranging. फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये फिशरमैन है.
बट फिशरमैन ऐसा करता है कि नहीं करता पता नहीं, लेकिन ये जो प्रोफेशनल फिशरमैन होते होंगे ये डेफिनेटली करते होंगे। प्रोफेशनल फिशरमैन जिनको बड़े बड़े डॉल्फिन्स पकड़ने होते होंगे। तो हाँ, तो ये भी सेम ही प्रोसेस यूज करते हैं, बट ये अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करने के लिए, हाँ क्या था ये फिशरमैन का था, हाँ तो फिशरमैन भी अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करते हैं, बट वो आर्टिफिशियल तरीके से, उसके पास कुछ मशीन होती होगी, तो मशीन इज रिलीजिंग द अल्ट्रासोनिक वेव एंड गोइंग एंड रिफ्लेक्टिंग टू द सरफेस। सरफेस क्या है, डॉल्फिन की बॉडी हो सकती है, या फिर मे बी कुछ बड़े ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं नीचे जा करके, तो वो सेंस कर सकता है कि हाँ नीचे कुछ तो है, और वहाँ से वो फिर रिफ्लेक्ट होकर के आती है। रिफ्लेक्ट होकर के आती है तो वहाँ पर फिर कुछ कोडिंग वोडिंग होकर रखी होती है। कौन सी कोडिंग होती है, ये वाली कोडिंग होती है, ये कोडिंग होती है v इज इक्वल टू 2d/t। तो कितने टाइम में आई है और स्पीड, ये सब कैलकुलेट होकर के वो इमीडिएटली उसका जो बॉक्स है या उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो इमीडिएटली डिस्टेंस बता देता है, और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन देता है। तो इस तरह से वो फिशरमैन है वो भी यूज़ करता है इसके लिए, और वो सेंस कर लेते हैं हाँ भी वहाँ पे फिश है, या फिर वहाँ पे कोई बहुत बड़ा सा स्टोन है, या फिर शायद टाइटेनिक है, जो भी है वो सब पता कर लेता होगा। टाइटेनिक भी तो है ना ऐसे 1920 में, अभी भी तो है ना टाइटेनिक, अभी भी है ना, डिस्कवरी पे देखो अभी भी टाइटेनिक पड़ी हुई है, बहुत बड़ी जहाज थी। बहुत फेमस हुआ, तो फिशरमैन ऑल्सो यूजेस द सेम टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर लिखो एक नेक्स्ट हेडिंग। हाँ हाँ डॉल तो अच्छा, डॉल्फिन तीन है ना, बैट्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, फिशरमैन है, तीनों सेम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। हाँ बस फिशरमैन ऑल्सो यूजेस द सेम टेक्नोलॉजी, only thing is he produces the ultrasonic wave through the artificial means, but the dolphin and bats they produces the ultrasonic wave through the natural। अरे फिशरमैन छोड़ दो बस, यही है, इतना ही, कुछ पूछेंगे नहीं इसमें से। Fisherman produces the ultrasonic waves through artificial means and follow the process of sound ranging. Bas, that's it. Fisherman produces the ultrasonic waves through artificial means and uses the process of sound ranging. That's it. अरे आप लोग एक्सपर्ट हो, आप लोग अपने से स्टेटमेंट बना सकते हो। फिर नेक्स्ट लिखना सोनार। सोनार दो टेक्नोलॉजीज होती हैं, एक सोनार होता है, रेडार होता है या राडार होता है, सोनार रेडार। तो ये एसओ फॉर क्या होता है, एसओ साउंड, साउंड नेविगेशन, नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये वही प्रोसेस है जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे। और राडार क्या होता है, हाँ रेडियो का आर ए ले लिया गया, ठीक है, रेडियो नहीं यार, अच्छा बुक क्लोज है क्या, ओके। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इसको ना एयर में यूज करते हैं, यानी कि एरोप्लेन वगैरह में, और इसमें कहाँ पे यूज करते हैं, इसको वाटर में यूज करते हैं। इसको वाटर में इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये जो रेडियो वेव इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है धीरे धीरे कम, जैसे जैसे द वेव मूव्स फॉरवर्ड इन द denser medium, so it experiences the रिफ्रैक्शन नहीं, हाँ इट एक्सपीरियंसेस, हाँ फ्रिक्शन को टेक्निकली क्या कहते हैं लाइट की लैंग्वेज में, फ्रिक्शन, ठीक है, नहीं हाँ ऑप्टिकल डेंसिटी, क्लोजर टू द राइट आंसर। अच्छा चलो देख के बता लो, बट शी इज ऑल्सो, यू आर ऑल्सो क्लोजर टू द राइट आंसर। फ्रिक्शन को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना उसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज वेरी हाई, सो इट एक्सपीरियंसेस, अरे तो रेडियो वेव्स जो होती हैं ये बहुत इफेक्टिव नहीं होती हैं वाटर में, बिकॉज इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो जैसे जैसे ये आगे चलती हैं वैसे वैसे इनकी जो स्पीड होती है वो कम होती जाती है। मैं जस्ट बता रहा हूँ, मतलब ये रेडार का फुल फॉर्म है, रेडार मतलब रेडियो वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज करते हैं, और सोनार मतलब हम साउंड वेव यूज करते हैं। रेडियो वेव हम एयर में यूज करते हैं, साउंड वेव हम वाटर में यूज करते हैं।
इसको हम राडार को हम इसलिए यूज नहीं कर सकते वाटर में क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो उनकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है वैसे करके। तो बस इतना सा है, इतनी सी चीजें, और तो इसमें कुछ खास है नहीं। इसके बाद थोड़ा मेडिकल वगैरह, मेडिकल में कैसे यूज होता है ये? हाँ, एक तो हार्ट के लिए क्या है, हार्ट के लिए हाँ एकोकार्डियोग्राफी, लिख लो एकोकार्डियोग्राफी, मेडिकल में लिख लेना। एको का एप्लीकेशन मेडिकल इंडस्ट्री में, तो ये क्या है, एको कार्डियोग्राफी। और कहाँ पे कर रहे हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी। सोनोग्राफी कहते हैं वैसे, टेक्निकल टर्म इसका अल्ट्रासोनोग्राफी है, वैसे इसको सोनोग्राफी ही कहते हैं। सोनोग्राफी का क्या पर्पस होता है, क्यों सोनोग्राफी यूज करते हैं? हम्म, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है ऐसा। साउंड वेव्स आर नॉट मच हार्मफुल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर वेरी हार्मफुल। वो भी कर सकते हैं अनबॉर्न चाइल्ड को भी। और भी इसमें ये लीवर है, गाल गाल ब्लैडर, तो ये सारे जो ऐसे ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो इनके लिए आप एक्सरे यूज़ नहीं कर सकते। नहीं, हम तो उनकी इमेज लेने के लिए एक्सरे यूज़ कर रहे हैं, वो बेचारे डैमेज ही हो गए, तो इसलिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी यूज़ करते हैं। तो दीज आर द एप्लीकेशंस। तो कैन वी क्विकली रिकॉल द एप्लीकेशंस ऑफ इको? तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज, सो नेचुरल एप्लीकेशन में बैट्स एंड डॉल्फिन्स, और फिशरमैन क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वे। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद सोनार है, फिर रेडार है। रेडार तो खैर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए और ये साउंड वेव के लिए। एंड द लास्ट वन इज मेडिकल में एकोकार्डियोग्राफी एंड अल्ट्रासोनोग्राफी। तो ये अगर कुछ पूछा जाएगा तो 1 मार्क में पूछा जाएगा, बाकी हमें पता होना चाहिए, इसलिए हमने डिस्कशन कर लिया। भाई कितना टाइम बचा है हमारे पास? 15 मिनट। तो इसके हम न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लेते हैं, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जल्दी जल्दी हम कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये फर्स्ट यूनिट का जो डिस्कशन है बस वही है कि कंडीशंस फॉर इको, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, द कंडीशन फॉर इको। और ये जो फॉर्मूला है हम यूज करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोना यूज। सो जो मेन है साउंड में फर्स्ट यूनिट में वो इतना ही है। इसके बाद इसके क्वेश्चंस पूछे आते हैं, और इसके क्वेश्चन में भी ना, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, या पता नहीं आपकी बुक में क्या होगा, यू नो गिव मी योर बुक। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11, इनको आप कुछ स्टार मार्क कर लो। इस यूनिट से ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9, 10 एंड 11। बाकी पूछा तो कुछ भी जा सकता है, बट ये अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। A wavelength of waves produced on the surface of water is 20 centimeter. So what is this 20 centimeter? वेवलेंथ है, वेवलेंथ है कितनी, 20 सेंटीमीटर, ये वेवलेंथ है। तो क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज गिवन इन्फॉर्मेशन, पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो वेवलेंथ ऑफ वेव्स प्रोड्यूस, इफ द वेव वेलोसिटी इज 24 मीटर पर सेकेंड, तो v इज इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड। फिर नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, इसको कैसे करेंगे, नंबर ऑफ वेव्स, हाँ इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लो, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 24 इज इक्वल टू एफ की वैल्यू पता नहीं, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 20 डिवाइडेड बाई 100, करेक्ट ना, 20 डिवाइडेड बाई 100, इसको मीटर में कन्वर्ट करना, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 20 डिवाइडेड बाई 100 इज 1/5। हाँ, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है ना, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, 20 डिवाइडेड बाई 100, सेंटीमीटर को मीटर में हम 100 से डिवाइड करके कन्वर्ट करते हैं, तो ये 20 1 20 एंड 5, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 24 इंटू 5,
24 5 टाइम्स कितना होता है 120, दिस इज 120। और व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? हर्ट्ज। हर्ट्ज कहते हैं या फिर पर सेकंड कहते हैं, तो दोनों चलेगा। ये फ्रीक्वेंसी है, यानी कि पर सेकंड कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं? 120 वाइब्रेशंस। तो नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड इज 120 पर सेकंड। सो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को ऐसे देखो रिप्रेजेंट करते हैं वाइब्रेशन को, तो ये एक वाइब्रेशन है, ठीक है, दिस इज वन वाइब्रेशन। यानी वन वेव, वन वाइब्रेशन, वन ऑसिलेशन, ये सारे टेक्निकली सिमिलर टर्म्स हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के लिए। तो दिस इज वन वेव। तो वो पूछ रहे हैं कितनी वेव्स प्रोड्यूस हुई पर सेकंड, तो 120 सेकंड इन टाइम। द टाइम इन विच वन वेव इज प्रोड्यूस्ड, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? द टाइम इन विच वन वेव इज प्रोड्यूस्ड। हाँ, वैसे यूनिटरी मेथड से करना है तो भी वैसे भी कर सकते हो कि 1 सेकंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो 120 वेव्स, कितने टाइम लग रहा है 120 वेव्स को प्रोड्यूस होने में? 1 सेकंड लग रहा है ना, तो 1 वेव को प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा? 1/120 सेकेंड्स लगेंगे। तो यही तो पूछ रहे हैं ना, 1 वेव प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा? 1/120, द टाइम इन विच 1 वेव इज प्रोड्यूस्ड। 120 वेव्स को प्रोड्यूस होने में 1 सेकंड लग रहा है। इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? F इज इक्वल टू 1/t या T इज इक्वल टू 1/f। तो F की वैल्यू कितनी है? 120। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? हाँ, 10⁻⁻1/12 या 10⁻⁻³ कर देते हैं और इसको 100 कर देते हैं। ये कितना है? 8 पॉइंट समथिंग ना, 8.3333 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स। एक वेव बहुत कम समय में प्रोड्यूस हो रही है, ऐसे करके। ये देखो कैलकुलेशन के लिए मैंने क्या किया, कैलकुलेशन के लिए 1/120 कैलकुलेशन करना था ना, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड किया, और ये 1/10 से तो पहले से डिवाइडेड था, तो एक्चुअली डिवीजन किससे हो गया? 1000 से डिवीजन हो गया। इसको मैं एक और स्टेप लिख देता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड भी किया, और ये 10 तो पहले से था ना, ये 1000 हो गया। तो 100/12 को सॉल्व करना आसान है, तो मैंने 100/12 को प्रैक्टिकली यहाँ पे सॉल्व किया है, और ये 1000 जो है ये 10⁻³ हो गया, ऐसे करके। बाकी आप किसी भी तरह से कर सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर। बट इसमें कुछ रफ कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं थी, इस तरह से करने से कोई रफ कैलकुलेशन इन्वॉल्व। 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड करो, और इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है? हाँ, ये तो आपको ऐसे ही करना है, मैं धीरे धीरे करूंगा बट आपको फास्ट करना है। कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस इन एयर। तो ठीक है, अभी इसको छोड़ते हैं, हम लोग कुछ ये करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। A person is standing between my request everyone कि please do question number 9 only, don't do question। अगर आपने कोई क्वेश्चन शुरू कर दिया है तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9। ये सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, बहुत इजीली हो जाएंगे, तो यू कैन डू इट, बट लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। अ पर्सन इज स्टैंडिंग बिटवीन 2 वर्टिकल क्लिफ्स प्रोड्यूसेस अ साउंड। तो 2 वर्टिकल क्लिफ्स हैं, ऐसे करके, इस तरह से, एंड अ पर्सन इज स्टैंडिंग। A person is standing between 2 vertical cliffs, अभी ठीक है ना, और इसके हाथ में लिखा नहीं है बट इसके हाथ में फिर से एक रिवॉल्वर है। Two successive echoes are heard at 4 seconds, 6 seconds. Calculate the distance between the cliffs. तो ना ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है। तो क्वेश्चन में हमने कहा है कि 2 एको सुनता है, दो एको सुनता है, तो मतलब बहुत नेचुरल है 2 ही एको सुनेगा, क्योंकि यहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस करेगा, ये साउंड इस डायरेक्शन में भी जाएगी, ये साउंड इस डायरेक्शन में भी जाएगी, तो इस डायरेक्शन में जाएगी और इसको हिट करके लौट के आएगी, और इस डायरेक्शन में जाएगी, इसको हिट करके लौट के आएगी। तो इसमें दूर कौन है? एज पर द गिवन डायग्राम दूर कौन है? ये वाली क्लिफ दूर है और ये वाली क्लिफ पास है, तो जो साउंड यहाँ पे हिट करके वापस आएगी उसको कितना टाइम लगेगा? 4 सेकेंड। जो पास में उसको कम टाइम लगेगा।
और जो दूर है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं, या आपको प्रैक्टिस करना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन। तो वो कह रहे हैं कि ये दोनों क्लिफ के बीच की डिस्टेंस बताओ। तो ये ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ए और बी हम कैलकुलेट कर लेंगे, ए प्लस बी कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए और बी कैलकुलेट कैसे करेंगे? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो साउंड है वो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक जाने में टोटल टाइम कितना लगा? 4 सेकेंड। और साउंड को यहां से यहां तक और यहां से यहां तक जाने में कितना लगा? 6 सेकेंड। तो इसके लिए इक्वेशन बनाओ, इसके लिए इक्वेशन। अच्छा, साउंड की वेलोसिटी गिवन है क्या? तो साउंड की वेलोसिटी है 320 मीटर पर सेकेंड। आपको कोई अपने मन से नहीं लेना है, जो क्वेश्चन में बस वही लेना है। तो इसके लिए पहली जो कंडीशन है, इसके लिए इक्वेशन बनाओ। कैसे बनाएंगे? फॉर्मूला ये यूज करेंगे, v इज इक्वल टू 2d/t। तो 320 इज इक्वल टू 2 इंटू डी की जगह क्या लिखे? 2 इंटू ए डिवाइडेड बाई 4। तो ए की वैल्यू कैलकुलेट करो, कितना आएगा? ये 2 2 ज़ा 4 और 320 इंटू 2 इज वॉट? 320 इंटू 2 640। तो 640, ये सबको समझ में आया ना? ये कैलकुलेशन मैंने कैसे किया, ये कैलकुलेशन आई होप सबको समझ में आया होगा। ए की वैल्यू आ गई 640। आप बताइए अनुष्का, ये वाली इक्वेशन कैसे बनाएंगे 6 सेकेंड वाली? इसमें मैं, ये आपको समझ में आएगा पहले ये बताना, तो फिर इसकी बना के बताओ। 320 इज इक्वल टू, नहीं नहीं 2 इंटू ए नहीं, ये वाला तो हो चुका है ना। आपको ये वाला बनाना है। दो क्लिफ है ना, ये क्लिफ ए है, ये क्लिफ बी है। ए के लिए तो मैंने कैलकुलेशन कर दिया है और ए की वैल्यू आ चुकी है। आपको बी बोलना चाहिए। ये जो डिस्टेंस है ऑब्जर्वर के और क्लिफ के बीच की डिस्टेंस बी है, आपको बी बोलना चाहिए। 2 इंटू बी डिवाइडेड बाई 6। तो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई? 960 मीटर्स। और वो पूछ रहे हैं कि दोनों क्लिफ के बीच की डिस्टेंस बताओ। तो आप क्या करेंगे? ए प्लस बी कर देंगे। तो ए प्लस बी से आंसर आ रहा है क्या? तो ए प्लस बी कर दो। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 640 एंड 960। तो ये कितना हो गया? 0 0 एंड 6 16। तो दिस इज 1600 मीटर्स। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 11 ये इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, बट यू रियली हैव टू थिंक। कभी कभी क्लिफ को एक ही साइड में रख देते हैं, कभी कभी डिफरेंट साइड्स में रखते हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो विल स्टॉप नाउ।